और नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग भौतिक विज्ञान को कंप्लीट कर रहे हैं और आप सबको पता है इससे पहला जो मैं क्लास दिया था आप लोगों का, ये चैप्टर आप देख सकते हैं। मैकेनिक्स का जो चैप्टर है हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको ये कार्य के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया हूँ और कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। और आपके एग्जाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे पॉइंट बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो जाके नहीं देखे वीडियो पहले वाला क्लास तो जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे पावर एंड एनर्जी मतलब कि शक्ति और ऊर्जा को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं और एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात ये होता है ना, तो उसे हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। चलिए, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं भाई, ऊर्जा। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आए कि ऊर्जा है क्या, इसका डेफिनेशन सर बता दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो एनर्जी है ना। हालांकि एनर्जी इसका आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा भाई ऊर्जा का डेफिनेशन बताओ, लेकिन समझ के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। और उस टॉपिक पे आपका अगर समझ रहता है ना, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को एलिमिनेट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। देखो, जो भी कंटिन्यू जो है मॉक टेस्ट अभी तक ज्वाइन नहीं किया है भाई, कर लो। जिनको लगता है कि भाई मुझे इस बार एग्जाम देना है तो मॉक टेस्ट जाके ज्वाइन कर लीजिए। मॉक टेस्ट देना, किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो मॉक टेस्ट देना अति आवश्यक जरूरी होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं भाई, जो एनर्जी है, ऊर्जा जो है, कहते किसे हैं। तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखिए, एक लाइन में मैं लिख चुका हूँ, एक लाइन भी नहीं कहूंगा, आधा लाइन है ये। तो कह रहे हैं कि कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की जो एफिशिएंसी है ना, उसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा। और यहीं से एक और प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ये शक्ति क्या होता है। तो जो कार्य करने की दर होता है ना, दर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं शक्ति। तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊर्जा का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप डायरेक्टली बोलिएगा कि कार्य करने की जो एफिशिएंसी होगा, क्षमता होगा, उसे हम लोग कहेंगे ऊर्जा, है ना। और यहाँ पे देखिए टू द पॉइंट लिखा हो, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली जो आते हैं आप सबको पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि सभी प्रकार की ऊर्जा का ऐसा मात्रक, ये भी डायरेक्टली को प्रश्न पूछे जाते हैं तो भाई जूल होता है, ध्यान रखिएगा। और सीजीएस पद्धति में जो है ऊर्जा का जो मात्रक होता है, सभी प्रकार का ऊर्जा का मात्रक, ये अर्ग होता है, अर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रकार की ऊर्जा होते हैं ना, जितने भी ऊर्जा, अगर आपसे स्थितिज ऊर्जा पूछे, गतिज ऊर्जा ऊर्जा पूछे, द्रव्यमान ऊर्जा पूछे, सौर ऊर्जा पूछे, जितने भी प्रकार की ऊर्जा है ना, इसलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ सभी प्रकार की ऊर्जा। तो शब्दों पे गौर करिए। तो जितने भी प्रकार की ऊर्जा आपको वहां पे दिखेगा, क्योंकि सदिश राशि और अदिश राशि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम को जो टफ करता है एग्जामिनर, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन देते हैं कि भाई जो सौर ऊर्जा है या फिर गतिज ऊर्जा, ये कौन सी राशि है। तो भैया सबका सब जितने भी प्रकार की ऊर्जा है सब अदिश राशि है ना। ये ध्यान रखिएगा, सबका सब अदिश राशि है। अदिश राशि सदिश राशि बहुत कायदे से मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं आपने वो क्लास भी देखा होगा। ठीक, चलिए अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो ऊर्जा जो है विभिन्न प्रकार की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में डेफिनेशन भी आगे लिख दिया हूँ। सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये सबका सब ऊर्जा है। ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा इत्यादि। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है। अब प्रश्न यहाँ से डायरेक्टली, ये जो लाइन अभी मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो भाई 11th क्लास के एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर आपको दिखेगा, तो आप चाहे तो जाके पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी। और ये जो सारे पॉइंट जो दिया हूँ ना भाई, ये जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये हो सकता है कि एनसीईआरटी के बुक में जो 11th क्लास की एनसीईआरटी वो सारे पॉइंट ना मिले, है ना। क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि भाई ये जो मेरा कंटेंट है उसमें एनसीईआरटी का कंपाइलेशन तो है ही, साथ में स्टैंडर्ड बुक का भी जो कंपाइलेशन है वो भी है। चलिए तो देखिए भाई, यांत्रिक ऊर्जा को जो है मुख्यतः, मैं क्या बोल रहा हूँ, यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को यहीं से क्वेश्चन आता है। मुख्यतः इसके दो प्रकार होते हैं। एक गतिज ऊर्जा, जैसे आप लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जो है पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। अब यहाँ से डायरेक्टली इसके जो है ना एग्जाम्पल से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके उदाहरण से गतिज ऊर्जा
और स्थितिज ऊर्जा, दोनों के उदाहरण से डायरेक्टली इनके जो एग्जाम्पल है एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कैसे, तो आगे मैं आपको बताऊंगा ना। डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो बांध बनाकर पानी को जो रोका जाता है वो कौन सा ऊर्जा का उदाहरण है, इस तरीके से क्वेश्चन है ना। मतलब कि दौड़ता हुआ घोड़ा का अगर मैं ऊर्जा की बात करूँ तो ये कौन सा ऊर्जा का उदाहरण है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे मैं बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गतिज ऊर्जा को देख लेते हैं भाई, इसका डेफिनेशन क्या है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु में उसकी, इस लाइन को देखिएगा यहीं से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, वस्तु में, अब गति कौन कर रहा है, वस्तु कर रहा है ना, तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, रिपीट मैं कर दे रहा हूं, एक बार दोबारा सुनिए। मैं कह रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट मैं इसे थोड़ा सा और पतला कर लेता हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होता है, सॉरी, वस्तु जब गति करेगा तो जाहिर सी बात है ऊर्जा उत्पन्न होगा, तो वही कहलाएगा क्या, गतिज ऊर्जा, ठीक है। इंग्लिश में से काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में के लिखते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीई लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे, चूंकि इसका कई बार इसका फार्मूला भी पूछ दिया जाता है तो वो लिख दिया हूँ आगे, ठीक है। गतिज ऊर्जा जो होता है ना भैया, ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ये हमेशा सदैव जो है धनात्मक होता है, ये प्लस में होता है, धनात्मक होता है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए गतिज ऊर्जा की मैं बात कर लूं, काइनेटिक एनर्जी का, तो इसका क्या होता है, इसके बराबर 1/2 mv² है। और m का मतलब आप सबको बताइए भैया, मास होता है ना, द्रव्यमान। v का मतलब वेग होता है, आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं। डेफिनेशन तो आपको पता ही चल गया होगा। अभी मैं आपको, अब यहाँ से प्रश्न बनते हैं, मैं आपको बता ना कि इसका जो एग्जाम्पल है ना, यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी है ना, जिसे आप लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो कह रहे कि काइनेटिक एनर्जी वस्तु के वेग की दिशा पर निर्भर नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं तो पानी के द्वारा बिजली बनना, रिपीट कर दे रहा हूं, पानी के द्वारा बिजली बनना, यह भी किसका उदाहरण है, गतिज ऊर्जा का। पवन चक्की से बिजली बनना, ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बंदूक की गोली, बंदूक से जो छोड़ा गया गोली है ना, ये भी किसका है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। दौड़ता घोड़ा, चलती बस, ये सब का सब क्या है भैया, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, और यही आपके ऑप्शन में तो रहता है, ठीक है। अब अगला जो देखिए स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए मैं दोनों यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो अभी हम लोग गतिज ऊर्जा से जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, और जो बता रहा हूँ उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं भैया स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन में मैं आपको कह रहा हूँ, अभी बताओ ना कि भाई सब कुछ छिपा हुआ है। तो कह रहा है, एक मिनट मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। तो कह रहा है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के कारण, अब यहाँ पे गति ऊर्जा में क्या हो रहा था, वस्तु के स्थिति में गति हो रहा था और यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है ना। तो दोनों को माइंड में एक साथ रखिए। तो यहाँ पे कह रहा है स्थितिज ऊर्जा में कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। भाई नहीं कहते कि इसमें कितना पोटेंशियल है, तो वो कैसे पता चलेगा, उसमें परिवर्तन होगा तब, ठीक है। चलिए पोटेंशियल अब तभी अब किसी के अंदर दिखेगा जब उसमें परिवर्तन आएगा। एक तरफ स्टार्टिंग में दिखेगा तो वो स्थिर रहेगा, अब उसमें परिवर्तन होगा, पोटेंशियल होगा, तो जाहिर सी बात है ये तो वही, मतलब कि फिजिक्स ना इसके शब्दों का खेल है ना। तो स्थितिज ऊर्जा का डेफिनेशन समझ में आ गया। यदि वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्वाकर्षण g और ऊंचाई h हो तो भाई पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं सर स्थितिज ऊर्जा बराबर
mgh होता है। m का मतलब मैं आपको बता दिया हूँ द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वाकर्षण है ना, और h का मतलब ये ऊंचाई से संबंधित है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, खिलौना या घड़ी में जो चाबी देते हैं ना भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो कि घड़ी में जो आप चाबी देते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। आप उसमें चाबी देंगे तब वो घड़ी चलेगा। खिलौना जो आप मार्केट से जब बचपन में लाए होंगे, और बचपन में जाहिर सी बात है आप लाए होंगे, अगर नहीं लाए होंगे तो अभी तो जाहिर सी बात है आपके घर में बच्चे होंगे, उसके लिए तो लाए होंगे आपने कभी न कभी उस खिलौना में चाबी दिया होगा। तो जितना चाबी दीजिएगा उतना ये दौड़ेगा खिलौना, तो है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो कह रहा है कि खिलौना घड़ी में जो चाबी भरना, खिलौना या घड़ी में चाबी भरना, ये सब किसका उदाहरण है, तो ये जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, धनुष को खींचना। आप खींच रहे हैं क्योंकि उसमें धनुष पहले स्टेबल कंडीशन में था, अब उसमें परिवर्तन होने जा रहा है। हथौड़े को ऊपर जो है उठाना, जब हथौड़े को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो वो भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ये सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बांध बनाकर पानी को रोकना, भाई ये कौन सा ऊर्जा का उदाहरण है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण है। स्प्रिंग को दबाना या खींचना, क्योंकि इसके क्या हो रहा है, उसके आप स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। क्योंकि पहले सपोज दैट कि स्प्रिंग है तो पहले ये स्टेबल कंडीशन में, आप इसकी स्थिति में आप क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, उसे खींच रहे हैं। ठीक है, ये पानी है ना, और पानी यहाँ पे बह रही है और यहाँ पे आप बांध बना दे रहे हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात इसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं ना। तो ये सब का सब क्या है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के लेकर डाउट आज के बाद होना ही नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो हो, साइंस में नंबर लाना है तो कंसेप्ट को समझिए, बहुत आसान होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख सकते हैं, आपके पास वो सारे सुविधा है। ठीक है फ्रेंड्स, आज ये चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा, कार्य ऊर्जा और शक्ति। अब नोट वाले से जो लिखता हूँ तो वैसा ही नहीं लिखता हूँ, इसके पीछे कुछ कारण होता है। तो कह रहा है कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, जाहिर सी बात है ये दोनों किसका सम्मिलित रूप है, तो यांत्रिक ऊर्जा का। मैंने आपको बताया ना कि यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो आप कहिएगा सर एक गतिज ऊर्जा आपने बताया और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। अभी मैंने आपको बताया ना स्थितिज ऊर्जा, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हो कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा से क्या निकला है, गतिज ऊर्जा चाहे स्थितिज ऊर्जा बोलिए, ये दोनों निकला है। तो भाई देखो एक दूसरे से सब लिंक है। अब मैंने आपको बताया ना कि भाई ऊर्जा का कुछ और अन्य रूप है, मैंने आपको बताया। जैसे द्रव्यमान ऊर्जा की बात करें तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि E बराबर mc² तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ दिया गया था, आइंस्टीन का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसे। तो द्रव्यमान ऊर्जा की मैं बात कर लूं, जिसे इंग्लिश में आप लोग कहते हैं मास एनर्जी। तो कह रहा है कि प्रत्येक द्रव्य में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। E बराबर क्या होता है भैया, mc² होता है। जहां E की मैं बात करूं तो यह जो है E क्या है, पदार्थ में निहित ऊर्जा। M क्या होता है, तो पदार्थ की द्रव्यमान होता है। और C क्या होता है, ये वेग होता है प्रकाश का वेग। और आप सबको पता है प्रकाश का वेग अगर मीटर प्रति सेकेंड में पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और E बराबर mc² की मैं बात करूं, यहाँ पे लिख देता हूं भाई E बराबर mc²। ये किसने दिया है, तो आइंस्टीन ने। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि यह आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ प्रमुख प्रकार की ऊर्जा की मैं बात कर लूं तो अभी मैंने आपको बताया जैसे सौर ऊर्जा। तो भाई इसका काम क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, है ना। अभी यहाँ पे लिख दिया हूँ, आगे चल के यहाँ पे जैसे देखिएगा विद्युत बल्ब, ये यंत्र है जैसे विद्युत सेल, तो ये कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे सौर ऊर्जा की मैं बात करती है, कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं ना, आगे बताऊंगा, कोई बात नहीं। तो कह रहे कि सौर ऊर्जा की मैं बात करूँ ना तो कह रहे हमारे सौर मंडल में ऊर्जा
का सर्वाधिक जो है प्रत्यक्ष एवं जो है विशाल स्रोत क्या है भैया? सूर्य है। ठीक है, जितने भी ग्रह है, मैंने आपको छठी क्लास के एनसीईआरटी जब पढ़ा रहा था ज्योग्राफी का, तो वहां पर भी ये, क्योंकि ये फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा हो जाता है, तो बताया था कि भाई जितने भी ग्रह जो है, ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह है ना। 8 ग्रह में किसी के पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, तो ये सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं, आपको पता होना चाहिए। खैर, तो ये ध्यान रखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा की मैं बात कर लूं तो जिसे आप इंग्लिश में न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, तो कह रहा है कि देखिए परमाणु का नाभिक मैं बोल रहा हूँ, परमाणु का नाभिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो परमाणु का नाभिक भी ऊर्जा का भंडार है। इसका विखंडन अथवा संलयन करके जो है ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार डायरेक्टली, और हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को नजरअंदाज करते हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे कि नाभिकीय ऊर्जा हम लोग कैसे भाई उत्पन्न करेंगे, तो जाहिर बात विखंडन और संलयन, और आपके ऑप्शन में विखंडन भी रहेगा, संलयन भी रहेगा, और इनमें से दोनों भी रहेगा। तो ध्यान रखना, नाभिकीय ऊर्जा हमेशा विखंडन अथवा संलयन के द्वारा जो है इसे उत्पन्न किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप सबको पता होना चाहिए फ्रेंड। इसी आधार पर जो है परमाणु बम और हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम जो है इत्यादि बनाए जाते हैं। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के आधार पर। आगे बढ़ जाते हैं भाई। ध्वनि ऊर्जा की मैं बात करूं तो यदि कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके कंपनों के कारण ध्वनि, ये ध्वनि है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये जो नोट्स बनाया गया स्पीड में लिखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये ध्वनि उत्पन्न होती है जिसमें ऊर्जा निहित होती है, बेसिक बातें हैं, ये तो आप सब बचपन से। रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, तो विभिन्न तत्वों व पदार्थों के रासायनिक संभोग, ये संभोग है, संभोग या अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है, से इस ऊर्जा का उत्पन्न होता है। प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी, सबको पता है कि विभिन्न प्रकाश के स्रोत से, जैसे सूर्य हो गया, वहां से प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होता है, दीपक से होता है, विद्युत बल्ब से होता है ना। तो ये सब से ये उत्पन्न किया जाता है। तो ध्यान रखना, कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है, ये किसका उदाहरण है? सौर जो कुकर है, ये किसका उदाहरण है? हरे पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं, तो ये सब जो है किसका उदाहरण है भैया? प्रकाश ऊर्जा का, लाइट एनर्जी का। ठीक है, उसमें ऊर्जा की मैं बात कर लो, हीट एनर्जी का, तो ये विभिन्न वस्तुओं के जलने, सौर ऊर्जा के विकिरण, दो सतहों के घर्षण आदि से ये जो है आप सबको बताना कि ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसमें उसमें जिसे हम लोग, सॉरी जिसमें नहीं होगा, जिसे हम लोग उसमें ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें था। अब संवेग को थोड़ा सा देख लेते हैं। मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम है, मोमेंटम नहीं है, माफी चाहता हूँ, संवेग है, ये यहाँ पे लिखता हूँ संवेग है। तो कह रहा है कि मोमेंटम की मैं बात करूं, संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। गति में कितने मात्रा में गति है, हम लोग इसके बारे में पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं ना, तो उसको बताता है गति की मात्रा को। तो संवेग बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुने वेग होता है, ये ध्यान रखिएगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप P बराबर m भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक बात है। अब यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कह रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए इस लाइन से, है ना। तो देखिए, ऊर्जा की मैं बात कर लो, एनर्जी की मैं बात कर लूँ, ऊर्जा की बात कर लूँ, ये कौन कहता है? तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है। दोबारा मैं कह रहा हूँ, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है, देखिएगा, कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ये कौन कहता है? तो आप डायरेक्टली माइंड में रखिएगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है। ठीक है, तो ऊर्जा को भाई फिर कहाँ से प्राप्त किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट की जाती है, बदली जा सकती है, एक्सचेंज की जा सकती है। आशा करते हैं ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा सुनिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो फिर कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ऊर्जा जो है केवल, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ऊर्जा लिख भी दिया हूँ कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कुछ लाइन है, कुछ ही लाइन नहीं है, ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है और एग्जाम में से क्वेश्चन बने हैं, आप पेपर उठा के जाके देखिएगा।
तो ये यंत्र का नाम है, और ऊर्जा के स्वरूप में जो परिवर्तन होता है वो भी यहाँ पे लिख दिया हो। तो अगर मैं बात कर लूँ विद्युत सेल की बात करें, तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। लाउड स्पीकर की यहीं पे मैं बात कर लूँ तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को में कन्वर्ट करता है। टरबाइन आपने देखा होगा, टरबाइन, डायनेमो और या फिर विद्युत जनरेटर। और ये बीपीएससी में ये क्वेश्चन ना 2 बार शायद रिपीट हुआ है, 2 बार या 3 बार, विद्युत जनरेटर। तो ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है या फिर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टरबाइन बोले, डायनेमो बोले, चाहे विद्युत जनरेटर बोले, एक ही काम है। अब यहीं पे मैं बात कर लेता हूँ विद्युत मोटर या फिर मोटर, विद्युत मोटर या फिर मोटर, विद्युत मोटर या फिर मोटर। तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, बदलता है। विद्युत बल्ब की मैं बात कर लूँ तो यह जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। एक बार दोबारा सुनिए, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में ये बदलता है। तो ध्यान रखिएगा, वो प्रकाश बोले चाहे ऊष्मा बोले, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की मैं बात कर लूँ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल की मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स, तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। वाद्य यंत्र का मैं बात कर लूँ तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में जो है ये कन्वर्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी लगातार जो है जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिहार की मैं बात करूँ, चाहे विश्व की बात करूँ, चाहे इंडिया की बात करूँ, तो आप सबको पता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज की मैं बात करूँ तो अभी ये लगातार यहाँ से टॉपिक इसका जो है कहीं न कहीं लगातार न्यूज में रहता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बारिश है, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को किसमें, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है बारिश। बारिश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, इतना महत्वपूर्ण है कि ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आवेग की बात कर लो भाई, इम्पल्स की बात कर लो, तो ये हम लोग का अभी तक मैं जितने भी पॉइंट पढ़ा हूँ ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। आवेग की बात कर लूँ, इम्पल्स, तो देखिएगा बल और समय का गुणनफल, बल और समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। यह जो है अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश राशि है। आवेग बराबर क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये किसका बल और समय का गुणनफल होता है, ठीक है। नोट वाले से देख लीजिएगा। तो कह रहा है कि अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है, कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है, तो किसको कैच लेगा, गेंद को कैच लेगा। तो कह रहा है कि अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है, तो कह रहा है कि जिससे समय का मान बढ़ता है, समय का मान बढ़ेगा। और ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, और लगने वाला बल क्या होगा, ये घटेगा, जिससे क्या होगा, कैच आसानी से पकड़ा जा सकता है और हाथ में चोट भी नहीं के बराबर में लगता है। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा शक्ति को देख लीजिएगा, जो कि ये जो चैप्टर था आप सबको पता है, इसका चैप्टर का नाम ही था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ऐसे बोल सकते ये तीनों भाई है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं बता चुका हूँ। शक्ति को अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कह रहा है कि कार्य करने की दर, वहां पे क्या था, एफिशिएंसी था सर। ऊर्जा में क्या था, कार्य करने की जो है क्षमता, और यहाँ पे दर है, उसे हम लोग शक्ति कहते हैं। शक्ति का बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। इसका ऐसा मात्रक वाट होता है, और बीमा जो आप देख ही सकते हैं ml² T⁻, ये 3 है ना, -3 है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा टक्कर को देख लेते हैं। ये टक्कर क्या कह रहा है, टक्कर जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये आसान है, अगर टक्कर की मैं बात कर लूँ, जैसे इंग्लिश में कॉलिजन कहते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रत्यास्थ टक्कर, दूसरा अप्रत्यास्थ टक्कर होगा, और तीसरा जो है अप्रत्यास्थ पूर्णतः, ये पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बात। अच्छा, इसमें एक चीज कॉमन होगा तीनों जगह, ठीक है। संवेग का जो संरक्षण रहता है ना, ये तीनों में एक सेम रहता है। यहाँ पे भी रहेगा, प्रत्यास्थ टक्कर में, अप्रत्यास्थ टक्कर में, और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर जो है उसमें भी आप देख सकते हैं, लिख भी दिया हूं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ई बराबर यहाँ पे 1 होता है, इसमें 1 से कम होता है, और यहाँ पे 0 होता है। चलिए एक एक करके पहले हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे कि जिस वेग से टकराता है, जिस वेग से टकराता है वस्तु, जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटेगा,
तो उसे हम लोग कहेंगे प्रत्यास्था टक्कर या फिर प्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी इसमें संरक्षित होगा। ठीक है, और संवेग संरक्षित इसमें रहता है। प्रत्यास्थता गुणांक की मैं बात करूं यहाँ पे देख लग ई का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में इसे गुणांक जो लिखते हैं ना प्रत्यास्थ गुणांक, ये ई से सूचित करते हैं, तो ई बराबर 1 होता है इसमें। ठीक है, अप्रत्यास्थ टक्कर की मैं बात कर लूं तो जिस वेग से टकराता है उसी वेग से नहीं लौटेगा। ठीक है, उससे कम वेग से लौटता है ये। और इसमें भी काइनेटिक एनर्जी सॉरी इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी जो है गतिज ऊर्जा जो इसमें होता है ये संरक्षित नहीं रहता है अप्रत्यास्थ टक्कर में। ठीक है, संवेग संरक्षित रहता है, मैं आपको बता चुका हूँ। संवेग तीनों टक्कर में संरक्षित रहेगा। और ई बराबर ई की मैं बात करूं तो यह जो है 1 से कम होता है। यहाँ पे लिख भी दिया हूं कि ई लेस देन 1 होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर की मैं बात कर लूं तो कह रहा है कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकराकर उस वस्तु पर चिपक जाएगा तथा उसको अपने साथ जोड़ कर, अब चिपकेगा तो जाहिर सी बात है ये जोड़ लेगा, है ना, अपने साथ ले लेगा। तो कह रहे कि अपने साथ जोड़ कर जो है एक बनकर एक ही वेग से चलने लगेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ये प्रश्न पूछे जाते, तीनों पॉइंट लिखा हूं, ऐसा नहीं लिखा हूं। अब यहाँ पे भी देखिएगा पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जो है संरक्षित नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताया ना कि संवेग संरक्षित इसमें रहता है। और यहाँ पे जो क्या होता है भैया, तो ये ई बराबर 0 होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। और ये जो चैप्टर था हम लोगों का कार्य, शक्ति और बोलिए चाहे एवं बोलिए और ऊर्जा, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्योंकि एक वीडियो मैं आपको इससे पहले वाला क्लास में दिया था जिसमें हम लोग कार्य के बारे में देखे थे, आज हम लोग शक्ति और ऊर्जा को देख लिए है, या फिर ऊर्जा एवं शक्ति को देख लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में। और ध्यान दें जो भी सेक्शन आप लोगों का कंप्लीट हो गया, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। कोई भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है ना, एक बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, बिना मॉक टेस्ट का जो है वो एग्जाम अधूरा होता है। आपका जो 50% तैयारी होता है ना मॉक टेस्ट से होता है, तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है। और मॉक टेस्ट कौन सा लगाना है, जो आपका एग्जाम रेलेवेंट हो, आपका एग्जाम का टॉपिक कवर होता हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा लीजिए। तो उस तरीके से मॉक टेस्ट लगाइए। दोबारा कह रहा हूँ कि आपका 50% एरिया जो है मॉक टेस्ट से ही कवर होता है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।